रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर हम कहें कि भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद से पॉलिटिकल पार्टियों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है और किस किस फेज से वे गई हैं, इसके विषय में आज हम एक सामान्य चर्चा करेंगे। जो भी छात्र इस विषय पर तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मॉरिस जोन का WH मॉरिस जोन का डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, जो उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में यूज़ किया, या कांग्रेस सिस्टम जिसका प्रयोग रजनी कोठारी और अन्य विद्वान करते हैं, उनको पढ़कर देखें। माइरन वीनर के क्या पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में विचार थे, उनको स्टडी करके देखें। तो उससे हमें इस विषय पर अपनी सोच बनाने में बड़ी हेल्प मिल सकती है। 1947 से लेकर के, या जब 1952 के चुनाव हुए तब से, बल्कि उससे पहले 47 से ही अगर हम बात करें, तो 1967 तक का जो फेज़ है, उसे बहुत से विद्वानों में ये सेंसस है, एक सहमति है कि ये एक तरह की कांग्रेस के डोमिनेंस का पीरियड था, जिसको रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम का डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मॉरिस जोन ने कहा, और भी कई अन्य नाम इसको दिए गए। पर इसके मूल में अगर देखें तो ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी राज्यों में और केंद्र में सबसे डोमिनेंट पोजीशन पर विराजमान थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन है, वो प्रेडोमिनेंटली कांग्रेस ने शुरू में निभाया। और 1967 तक जो चुनाव थे, केंद्र और राज्यों के चुनाव इकट्ठे होते थे, तो उसके कारण भी सेंटर और स्टेट के इलेक्शन भी साथ साथ होते थे। तो दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस की डोमिनेंस विराजमान थी। फिर ये जो कांग्रेस सिस्टम था, इसने भारत में एक कंसेंसस बिल्डिंग का प्रयास किया पॉलिटिकल सिस्टम में, और सामान्य जनता को राजनीतिक नेताओं ने अपने साथ जोड़ करके उनको राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक अवेकनिंग दी। और इसमें जैसा कि मॉरिस जोन कहते हैं कि भाई ये कोई एक पार्टी की तानाशाही नहीं थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट होकर के एडवांटेज था, सबसे सशक्त पार्टी थी, पर अन्य लोगों को भी अपनी पार्टियां बनाने, चुनाव में compete करने, डिसएग्री करने की आज़ादी थी। इसके पश्चात कांग्रेस के अंदर भी 1972 तक अगर हम देखें तो इंटरनल चुनाव होते थे, और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट्स होती थी या लीडरशिप होती थी स्टेट्स की, वे अपना फैसला स्वयं लेती थी। उनके मेंबर स्वयं चुनाव करके अपने लीडरशिप का चुनाव करते थे। ये तो इंदिरा गांधी ने जब सत्ता का केंद्रीकरण किया, उसके बाद से कांग्रेस की जो इंटरनल डेमोक्रेसी थी वह खराब होने लगी, और कांग्रेस में जो टैलेंटेड लोग जो चाटुकारिता को फॉलो नहीं करते थे, वे कांग्रेस को छोड़ना शुरू हुए। तो कांग्रेस सिस्टम का जो अंत हुआ, उसका कारण तो कहीं ना कहीं जो नेहरू जी ने जो नेहरूबियन विकास का जो मॉडल दिया था, जिसमें कि 5 ईयर प्लान के द्वारा शहर इंडस्ट्री के विकास से देश का विकास करना था, उसकी जो असफलता थी, और सोशल लेवल पे जो ओबीसी कम्युनिटीज़ थी, उनका जो पॉलिटिकल निगलेक्ट था कांग्रेस सिस्टम में, उसका जो मोबिलाइजेशन लोहिया जी ने और अन्य लीडरशिप ने किया, उसमें उसके बीज हम देख सकते हैं। और जो भारत की इनहेरेंट डाइवर्सिटी थी स्टेट लेवल पे भी, उसने भी कांग्रेस सिस्टम के डाउनफॉल को कंट्रीब्यूट किया। और 67 में जब 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस पराजित होती है, तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का जो डोमिनेंट पीरियड था उसका पतन हुआ। और 1967 से लेकर के 1989 तक जो पीरियड है, उस पीरियड में को हम कह सकते हैं कि उस पीरियड में डिफरेंट स्टेट्स में 2 पार्टी सिस्टम या दो कोलिएशन सिस्टम का विकास हुआ, जिसमें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पक्ष में होती थी और उसकी विरोधी पार्टियां दूसरे पक्ष में, चाहे वह क्षेत्रीय हो या जनसंघ हो या अन्य पार्टियां हो, वे दूसरे खेमे या जनता दल हो, दूसरे खेमे में बैठती थी, और उनके बीच में निरंतर चुनाव होते थे। तो ये जो पीरियड 67 से लेकर 89 तक निकला है, इसमें
क्षेत्र जो राज्य स्तर की जो राजनीति है भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में, इसमें राज्य स्तर पे द्विदलीय व्यवस्था या द्विगुटीय व्यवस्था की फाउंडेशन रखी गई, जो कि कांग्रेस के रिलेटिव डिक्लाइन और नई पॉलिटिकल फोर्सेस के अराइवल का भी का प्रतीक है, का साक्ष्य देता है। और 1989 के बाद जो हमारा फेज शुरू होता है 2013 तक, ये है भारत के पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में कोलिएशन काल, गठबंधन काल। हालांकि इसकी शुरुआत बड़ी ही नाजुक दौर से हुई। 89 में जब बीपी सिंह चुनाव जीत कर आए तो उन्हें बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकार, नेशनल फ्रंट की सरकार चली, पर वो बहुत अधिक ना चल सकी। साल भर के बाद चंद्रशेखर जी को मौका मिला, वे भी बहुत लंबा कार्यकाल ना कर पाए। फिर चुनाव हुए तो नरसिम्हा राव जी के ने कांग्रेस की गठबंधन की अल्पमत की सरकार चलाई और सक्षम होकर के 5 साल चलाई। उसके पश्चात दोबारा जब चुनाव हुए तो बीजेपी जो है, जो इसका वोट प्रतिशत बहुत कम रहता था, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। हालांकि वो सरकार 13 दिन ही चल सकी। उसके पश्चात फिर से गठबंधन की एक तीसरे फ्रंट की सरकार उभर कर सामने आई, जिसमें कि देवी गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जी को बाहर से जनता दल ने को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, पर वह सरकार भी बहुत नहीं चली। उसके पश्चात फिर चुनाव हुए और वाजपेयी जी को 13 महीने का शासनकाल मिला। उसके पश्चात जब एनडीए उतना कामयाब ना हो सका, फिर से दोबारा चुनाव हुए और फिर एनडीए को 4-5 साल के लिए 98 से लेकर 2003 तक गठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिला, जिसमें कि 20 से भी अधिक दलों ने मिलकर के केंद्र स्तर पर एक सरकार बनाई थी और कांग्रेस बीजेपी के मैक्सिमम जो सहयोगी थे वे क्षेत्रीय पार्टियां ही थी। इसके पश्चात 2004 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति को बदला और गठबंधन धर्म को स्वीकार किया और कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सत्ता में आई। और फिर 5 साल पूरा करने के बाद 2009 में दोबारा कांग्रेस भारी मैंडेट से, हालांकि कम्युनिस्टों के साथ उनके अमेरिका के साथ परमाणु संधि साइन करने के कारण मतभेद हो गए थे, जिसके कारण सेकंड टर्म में कांग्रेस अपने बूते पर और अपने कम्युनिस्ट को छोड़ के अन्य सहयोगियों के साथ और अधिक बहुमत से सामने आई और बीजेपी का परसेंटेज और गिरा। पर 2014 एक ऐसा काल है जिसमें कि मोदी युग में 2 बार 14 में और 19 में कई सालों बाद 1983 के बाद 2014 में किसी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरी जो कि मेजॉरिटी लेकर के आई, जो स्वयं 272 का आंकड़ा पार करके आई। और मोदी जी ने 2019 में बीजेपी ने दूसरी बार भी यही काम करके दिखा दिया। तो एक बार फिर से भारत में बहुत लंबे सालों के बाद सिंगल पार्टी की डोमिनेंस उभर रही है। हालांकि उसको जो चुनौती है वो क्षेत्रीय दलों से अधिक मिल रही है और कांग्रेस का रिलेटिव डिक्लाइन होता जा रहा है। और पिछले चुनावों में कांग्रेस को 10% से भी कम लोगों के वोट मिले हैं, जबकि क्षेत्रीय दल को 20 से भी अधिक प्रतिशत लोगों के वोट मिले हैं और उनका दायरा और दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने को फिर से रिवाइवल नहीं कर पाती है तो शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जगह एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, जिसने कि पंजाब में, दिल्ली में और अब गुजरात में भी अपना दबदबा स्थापित करने का प्रयास किया है। और यदि आम आदमी पार्टी भी उतना विकसित नहीं कर पाती तो ये संभव है कि बहुत जल्दी क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभर सकती हैं और बीजेपी का एक अल्टरनेट क्षेत्रीय पार्टियों से उभर कर सामने आ सकता है। यदि हम मॉरिस दुवर्जर के लॉ की बात करें तो ये बिल्कुल भारत की स्टडी से पाया जा रहा है, जिसमें कि एक श्रीधरन नाम के विद्वान है जिन्होंने ये बताया है कि जो भारत के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, साधारण बहुमत प्रणाली का जो व्यवस्था जो हमने लोकसभा और विधानसभा के लिए अपनाई है, इसके कारण 2 ही पार्टियों को लॉन्ग टर्म में लाभ मिलता है चुनावों में, क्योंकि सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी सत्ता पे आती है, चाहे उसे 1 ही वोट अधिक मिला हो चाहे 2 ही वोट मिला हो। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए अक्सर लोग जो है लॉन्ग टर्म में या तो प्रथम पार्टी
या द्वितीय पार्टी जो कि प्रथम पार्टी को हरा सकती है उसको वोट देते हैं, ना कि तृतीय और चतुर्थ पार्टियों को वोट देते हैं। ऐसा यहाँ पाया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि वो जो प्रथम दो पार्टियां कौन होगी उनके स्थान बदलते रह सकते हैं, जैसा कि हमें दिल्ली में देखा कि कांग्रेस हटी और उसका स्थान आम आदमी ने ले लिया, या गुजरात में अब देख रहे हैं कि संभावना हो रही है कि कांग्रेस पार्टी हट रही है पीछे और आम आदमी द्वितीय पार्टी के रूप में बीजेपी के साथ सामने आ रही है। तो वो बात दूसरी। पर ये जो साधारण बहुमत प्रणाली है इसमें केवल दो ही पार्टियां लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करती हैं, और जो अन्य उनके गठबंधन के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो तीसरी चौथी पार्टी होती है उनको लोग वोट देना प्रेफर सामान्यतः नहीं करते। तो इसी कारण हमने देखा था कि 2019 के चुनावों के बाद देश में एक दबी जवान से एक मांग उठ रही थी कि भारत में भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाए, ताकि जो आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंट पार्टीज़ है, चाहे उनके वोट्स कम भी हों, उनको भी पार्लियामेंट में क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले। तो ये थी अब तक की हमारी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक चलने की कहानी। थैंक यू।